हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज जो है हमारा चूँकि वेक्टर सीरीज़ चल रहा था, तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने काफ़ी चीज़ें वेक्टर जो आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स था, यूनिट वेक्टर था और वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ थी कुछ वो चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में कर दिया है। आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी बेसिक से मैंने उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे कि बेसिकली वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि वेक्टर को जो मल्टीप्लाई किया जाता है तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है और उसका रिजल्ट क्या क्या आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब हुआ, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ा था क्या पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और फिर उसके बाद से अब हम एक नया चीज़ पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कि मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है, कि एक होता है जो तरीका होता है वो होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, या दूसरा फिर उसके बाद से दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि वेक्टर को आप दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स अभी मैं बताऊंगा कि कब स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, कब वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो अभी स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कब बोलते हैं, देखिए दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया, अगर उसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो क्वांटिटी आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक वेक्टर मेरे पास है, दूसरा वेक्टर मेरे पास है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो मल्टीप्लाइड वैल्यू आ रही है, अगर वो वैल्यू स्केलर क्वांटिटी हुई तो इस तरीके का जो हमारा प्रोडक्ट हुआ या इस तरीके का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ उसको हम बोलते हैं इट इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास मान लेते हैं ए वेक्टर है, ए वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया, अभी मैं बाद में सिंबल दे दूंगा, इसको स्टार से मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ए है और ये बी वेक्टर, इसको आपने मल्टीप्लाई किया और ये आपका जो प्रोडक्ट हुआ वो स्केलर आ गया। स्केलर आने का मतलब क्या हुआ, ये जो है आपको जस्ट एक मैग्नीट्यूड दे रहा है। अगर जस्ट एक मैग्नीट्यूड दे देगा तो ये जो प्रोडक्ट होगा इसको हम नाम देंगे, मतलब इसी का ये जो सिंबल है इसी का नाम देंगे हम, या इसी प्रोडक्ट को हम बोलेंगे इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा नहीं है। देन व्हाट इज दिस डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है एक पर्टिकुलर सिंबल से उसको सिंबलाइज किया गया है, कि यहाँ पे अगर आपने एक डॉट वैल्यू दे दिया तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट रिप्रेजेंट करता है इट इज ए मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो आपका मल्टीप्लाइड जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका क्या होगा, वैल्यू विल बी स्केलर। ओके, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज ए डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन अगर ये इस सिंबल से दिया गया है तो उसका जो मल्टीप्लाइड वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू आपकी एक स्केलर मिलेगी। समझ में आ रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इट इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट। ओके, फिर उसके बाद से दूसरा एक चीज आता है, अच्छा इसको भी जस्ट मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद से वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज दिस वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर आपने ए वेक्टर का हमने मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर में, और अगर इसका जो प्रोडक्ट हुआ, इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसका जो मल्टीप्लाइड वैल्यू हुआ, वो वैल्यू आपका वेक्टर आ रहा है। वो वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पे स्केलर आ रहा था, मल्टीप्लाइड जो मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू है वो स्केलर आ रहा था, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आपकी वेक्टर आ रही है। जब वेक्टर आएगी तो हम इसको बोलेंगे इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, और जब वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो उसको यहाँ पे ये जो सिंबल होगा उस सिंबल को हम एक स्पेशल टाइप का सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इट इज ए क्रॉस। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है इट इज ए क्रॉस। So A cross B is nothing but it is a vector product of A and B vector। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्रॉस मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका एक वेक्टर प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब क्या हुआ, इट इज ए स्केलर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस का सिंबल है इसलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि A डॉट B ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसके बारे में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट देंगे, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ये होता है कि ए डॉट बी इज नथिंग बट इट इज ए बी
कॉस ऑफ थीटा। इसको आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद में ये जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो थीटा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर अगर मेरे पास ये है, सो दिस इज द एंगल थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। और व्हाट इज ए एंड बी, ए और बी जो है वो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ए जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब यहाँ पे अब हम बात करें कि ये जो ए डॉट बी है उसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, उसका मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा। मतलब ऐसा हुआ, आप देख सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आया है वो एक्चुअली वो थीटा पे डिपेंडेंट हो रहा है, कि मतलब थीटा की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करें, मतलब दोनों वेक्टर के बीच के एंगल्स को, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, सो दिस इन दोनों के बीच का यही एंगल होगा। इस एंगल को आप वेरी करते जाएंगे तो ये जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वेरी करने लगेगा। यहाँ पे एक चीज और देखना है कि ए डॉट बी जो है वो हमारे पास क्या है, ए बी कॉस थीटा। क्या आप श्योर हो कि ए बी कॉस थीटा जो है ये स्केलर है कि वेक्टर है? तो मेरे ख्याल से उसको भी श्योर हो जाओ कि ए बी कॉस थीटा स्केलर है कि वेक्टर है। अभी आप देख सकते हैं ए जो है हमारा स्केलर है, बी भी स्केलर है, और कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी। ठीक, इसका मतलब कॉस थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी है। 3 स्केलर क्वांटिटी, इट इज लाइक 2 × 3 × 1, इट इज लाइक दिस। तो 2 × 3 × 1 क्या होगा, ये भी एक नंबर आएगा, और नंबर ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ए बी कॉस थीटा, ये जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट क्या हुआ, स्केलर हो गया। इसीलिए इसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कि ये जो हमारा ये जो ए डॉट बी है वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो ए और बी जो होता है ये दोनों ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच का जो एंगल है एक्चुअली उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, और इनके बीच का एंगल ये है। इस एंगल को जैसे ही आप चेंज करते जाएंगे, ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा, वो चेंज होता जाएगा। जैसे चेंज होने का मतलब क्या हुआ, कैसे चेंज हो रहा है भाई ये, तो ये ऐसे चेंज होगा कि अगर हम माने कि ए डॉट बी मेरे पास है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, व्हेन, यानी कि ये कब मिलेगा, यहाँ लिख सकते हैं व्हेन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू +1। अगर cos थीटा की वैल्यू +1 हुई तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा या नहीं देगा, तो बिल्कुल देगा, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। जस्ट आप उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब ए वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है, और इसका मतलब क्या होगा, दोनों को जस्ट हम प्रोडक्ट कर देंगे, वही वैल्यू हो गया ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे कि ए, जैसे कि अगर हम बात करें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हमारा 0 हो जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इफ cos थीटा, ऐसा लिखेंगे कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जस्ट आप देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से ए डॉट बी 0 हो जाएगा कि नहीं। जस्ट यहाँ पे हमने इसको क्या रख देना है, ए बी cos थीटा की जगह पे ये है आपका ए बी cos थीटा, जस्ट cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी 0, राइट। सो ए डॉट बी अगर 0 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली cos थीटा 0 हो गया। cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो, राइट, 90 डिग्री हो या π/2 हो। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का क्या मतलब हुआ कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जब आपके परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जहां भी कहीं भी, यानी ये एक्चुअली एक कंडीशन होता है कि अगर दोनों वेक्टर एक परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं कि अगर पूछा गया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, आप डायरेक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 निकाल के 0 रखने के बाद में आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो दोनों वेक्टर होंगे, ए वेक्टर, एक तो परपेंडिकुलर की बात हो गई, एक तो परपेंडिकुलर की बात हो गई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 होगा, अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दूसरे वाले केस में अगर हम बात करें कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए तो
cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्चुअली ए डॉट बी हमने अभी बोला है, ए डॉट बी जो है एक्चुअली वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो होगी ए बी। तो इस केस इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी ए डॉट बी का जो वैल्यू आप कर रहे हो और वो वैल्यू एक्चुअली मैक्सिमम मिल रही है, मैक्सिमम कब कैसे चेक करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो वो जो वैल्यू आ रही है और ए डॉट बी करने से जो वैल्यू आ रही है और वो दोनों वैल्यू अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा एक मैक्सिमम वैल्यू हुआ। और वो कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब इस केस में आपका जो ए वेक्टर होगा, ये वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के, राइट, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब जो है ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। और तीसरा वाला जो केस होगा कि when cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा की वैल्यू अगर -1 होगी, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई होगा, समझ में आ रहा है ना। उस केस में ए डॉट बी जो होगा वो वैल्यू क्या होगी, वो जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस ऑफ ए डॉट बी। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस implies ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इट इज लाइक दिस, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू बी, मतलब ए वेक्टर अगर इधर है तो बी वेक्टर हमारा इस साइड में होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा मतलब जो है ये डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा आपका। अब हम एक चीज बोलते हैं इसमें कि जो रियल एग्जांपल है, जैसा कि जो आपका फिजिक्स में जो रियल एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट का, क्या पॉसिबल है क्या, कि मतलब यहाँ ये चीजें हमें डॉट प्रोडक्ट कहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो द आंसर इज यस, डॉट प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जैसा मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी वर्क डन निकाला होगा, वर्क डन का नाम आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा मेरे ख्याल से, कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है। तो वर्क डन जो होता है वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को ही हमारा वर्क डन बोला जाता है। ऑफकोर्स एक वेक्टर फोर्स होना चाहिए, दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एफ डॉट एस जो होता है वो हमारा एक वर्क डन का एक एग्जाम्पल है। और ये वर्क डन बेसिकली क्या है, ये कैसे आया है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क डन आएगा। और ये क्या चीज़ है, एक स्केलर प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। जो दूसरा वाला एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बच्चे जो है क्लास 12 में इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म वगैरह कुछ पढ़ चुके होंगे उनको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज़ ई डॉट एस। एक्चुअली ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ये सरफेस एरिया है। तो ई डॉट एस मतलब ये यहाँ पे क्या है कि इट इज जस्ट ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और फिर उसके बाद से तीसरा आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का है, मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कहां कहां पे वो डॉट प्रोडक्ट का काम आता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा फाई बी जिसको हम बोलते हैं बी डॉट एस, ओके, ये हमारा बी डॉट एस होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये हमारा हो गया कि कुछ एग्जांपल्स हुए हमारे डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है, मतलब कुछ रियल एग्जांपल्स हुए। अब अगर हम बात करें, जैसे कि मेरे पास जैसे हमको पता है कि ए डॉट बी वैक्टर जो है वो क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन अगर किसी वैक्टर का उसी वैक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो कोई समस्या है। कोई ए वेक्टर है और फिर से ए वेक्टर है, तो उनके बीच उन ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखिए ए वेक्टर और ए वेक्टर, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, मतलब ए वेक्टर है और ए वेक्टर है, यही सेम चीज है। तो इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जस्ट ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ये cos 0 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, a क्या है, मॉडुलस ऑफ दिस a वेक्टर, सो इट इज नथिंग बट इट इज a वेक्टर डॉट a वेक्टर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारा हुआ कि मॉड ऑफ a इज नथिंग बट इट इज जस्ट a डॉट a, हम इसको लिख सकते हैं। अभी एक चीज मैं बताता हूं यहाँ पे कि जैसे कि अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर है, जैसे यूनिट वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तब क्या लिखोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी ए वेक्टर मेरे पास है और डॉट बी आई मीन ए कैप है और मेरे पास बी कैप है, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इट इज मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप एंड दिस वन इज बेसिकली कॉस थीटा। और आपको ये चीज पता होगा, अब बताइए जरा कि ए कैप का मॉड कितना होगा और बी कैप का मॉड कितना होगा। ए कैप का बॉन्ड का क्या मतलब हुआ कि आपका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, बी जो है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी 1 है, तो यहाँ पे 1 1 रखेंगे, सो इट इज ए कैप डॉट बी कैप दैट इज इक्वल टू जस्ट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? अब आप एक चीज बताएं कि अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम हो जाएं, जैसा उस केस में था कि अगर हम ए कैप डॉट ए कैप ही लें या बी कैप डॉट बी कैप ही लें तो क्या आएगा, तो ये चीज आएगा ए कैप
का यूनिट वेक्टर बी कैप और फिर कॉस ऑफ थीटा। अब ए कैप के साथ ही जो एंगल बनाएगा वो ऑब्वियसली जीरो डिग्री होगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। सो मॉड ऑफ ए कैप कितना हो जाएगा, इट इज जस्ट 1। तो ए कैप कितना होगा, ये आपका 1 के बराबर, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसी यूनिट वेक्टर्स में अब मैं बताता हूं कि जो हमारा जो स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स था या जो डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर्स थे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे कि जो डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर है जैसा कि आई कैप और जे कैप और के कैप के बारे में अगर मैं बात करूं कि आई डॉट आई किसके बराबर होगा, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये जो होगा आई कैप, जस्ट उसका आप डेफिनेशन लगाइए और ये होगा आई और ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, आई मतलब क्या, एक्स एक्सिस फिर से आई तो आई डॉट आई मतलब जो है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री, और ये हम कॉस 0 की वैल्यू 1 रखेंगे और मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप लिख सकते हो जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास प्रूफ मिल गया इसका। सिमिलरली ऐसा निकालें कि आई डॉट जे किसके बराबर होगा, तो जस्ट इसको जरा सा जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है, मॉड आई मॉड जे और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, ये जे कैप है ये आई कैप है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा मिला करके 0। इसका मतलब आई डॉट जे जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये जे डॉट के जो होगा वो 0। इसका मतलब के डॉट आई या आई डॉट के ये भी आपका 0 के बराबर है। और वैसे भी इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता था कि आई और जे जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये आई और जे जब भी दो वेक्टर एक परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हो जाता है वो 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब थोड़ा एग्जांपल में अगर हम बात करें कि जैसा कि मेरे पास ए वेक्टर जो है वो आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के ये मेरे पास आया है, राइट। और बी वेक्टर आया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के ये मेरे पास आया है, राइट। अगर मुझे इसका a डॉट बी निकालना है तो a डॉट बी किसके बराबर होगा, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। a डॉट बी इज इक्वल टू होगा हमारा कि जस्ट आप इसको वैल्यू को आप रखें ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये हो गया डॉट ए, ये होगा आपका बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमारा होगा। जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और जस्ट एक ध्यान दीजिए कि मैं अगर आई डॉट जे आएगा वो 0 हो जाएगा, आई डॉट के आएगा वो 0 हो जाएगा। इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें 3 इधर है 3 इधर है, इसका मतलब 9 टर्म होंगे। 9 टर्म में केवल 3 ही टर्म सर्वाइव करेगा, 6 टर्म 0 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, जब आई डॉट जे करेंगे वो 0 और आई डॉट के 0 होगा, क्योंकि वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो हमारा कौन सा सर्वाइव करेगा, आई डॉट आई, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स और ये हो जाएगा आई डॉट आई, और इसको एक बार लिख देता हूँ ए वाई बी वाई और ये क्या हो जाएगा जे डॉट जे और एक होगा ए जेड बी जेड और ये हो जाएगा आपका के डॉट के, और आई डॉट आई 1 बी जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। सो ए डॉट बी किसके बराबर हुआ आपका ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के बराबर हुआ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अच्छा, एक और मैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ कि जैसे अगर मेरे पास ए डॉट ए अगर हम यहाँ पे लिखते तो ये क्या चीज़ होता है, जरा सा देखिए। तो ए डॉट ए जब लिखते हैं तो यहाँ ए एक्स ए वाई और ए जेड होता है या नहीं हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आता और यहाँ पे ए वाई स्क्वायर आता और यहाँ पे ए जेड स्क्वायर आता। अब जरा आप एक बात बताओ, ए डॉट ए को क्या लिखते हो आप, ए डॉट ए को हम लिखते हैं ए कॉस ऑफ थीटा, और ए के साथ ही जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए डॉट ए इज नथिंग बट अभी हमने जस्ट लिखा था कि वो ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आ गया या नहीं आ गया, तो ये भी हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा, तो जैसे अब देखिए, चलिए तो एक जनरल चीज़ बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक। तो जैसे
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब हुआ, जस्ट एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक वेक्टर मेरे पास ये है, ए वेक्टर मेरे पास ये है और बी वेक्टर मेरे पास ये है और इसके बीच का एंगल लेट अस कंसीडर थीटा है। और अब ये एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ, क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन। बी डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, यानी कि बी कैप के डायरेक्शन में हमको निकालना है। तो देखिए जस्ट आप ए डॉट बी निकालो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब आप एक चीज बताइए, कॉस थीटा को इसके साथ अगर हम यहाँ पे रखें तो ए कॉस थीटा इंटू बी ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये स्केलर है इसीलिए हम इट इज लाइक 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको हम 2 इंटू 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, स्केलर है तो चेंज किया जा सकता है। तो ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगा इसको रिप्रेजेंट करेगा। सो इट इज ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्चुअली वही निकालना, प्रोजेक्शन इसी को बोलते हैं। ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन। यहां पे यही होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन क्या होगा, इसको आप मतलब ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यही होगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, राइट, डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। और ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसी को आप यहां लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि देखिए ए कॉस थीटा जो आ गया वो आपका बी के ही डायरेक्शन में है या नहीं है, बी के ही डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ए कॉस थीटा क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ, यही है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन, अलोंग बी वेक्टर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना, ए कॉस थीटा जो होगा ये, और इसी को हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी के बराबर हुआ, यानी कि ए कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी को क्या लिखते हो आप, क्या बी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू बी कैप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। इसका मतलब बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो ये होगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी डायरेक्शन इज जस्ट ए डॉट बी। उसी तरीके से जस्ट आप बताइए कि बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए डायरेक्शन क्या होगा, क्या डायरेक्ट लिख दूं, तो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा अलोंग ए डायरेक्शन, सो इट इज बी कॉस थीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज, किसका निकालना है, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, सो इट इज बी वेक्टर डॉट ए कैप। जिसका निकालना है जिसके डायरेक्शन में, उससे हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब उसके जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, जस्ट हमारा उसका कंपोनेंट निकल जाएगा। लेकिन अब अगर ये पूछता कि इस कंपोनेंट का भी वेक्टर फॉर्म आप लिखिए, तब कैसे लिखेंगे, जैसे ये जो कंपोनेंट है एक्चुअली ए कॉस थीटा, ये स्केलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉट है ना, ये स्केलर है। अभी अगर मुझे इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, कि यानी कि ए कॉस थीटा को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि ए कॉस थीटा का जो डायरेक्शन है वो बी है, जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी कैप लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि ए वेक्टर डॉट बी कैप, और ये क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे डायरेक्शन लगा देना। उसी तरीके से इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है, ए के अलोंग प्रोजेक्शन, तो ए के अलोंग प्रोजेक्शन है, जस्ट ए कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जस्ट यानी कि ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप, और ये क्या हो जाएगा, ए कैप से जस्ट मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ भी डॉट नहीं लगाना है, अगर आप बताओ कि यहाँ डॉट लगा देंगे तो क्या होगा, क्या ये चीज सही होगा, बी डॉट ए कैप डॉट ए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जैसे ही आपने डॉट प्रोडक्ट किया वो स्केलर हो गया, और स्केलर का किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ही लिया जाता है, ठीक है, वो इनवैलिड मल्टीप्लिकेशन होगा उसका, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हैं, तो क्या क्या वेक्टर होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर है, तो यहाँ पे होता है पहला वाला कि ए डॉट बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं इट इज ए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना, जैसे कम्यूटेटिव लॉ प्लस में भी फॉलो करता था एडिशन में, लेकिन माइनस में फॉलो नहीं करता था। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हम लोगों ने देखा था। जो दूसरा वाला अगर हम बात करें कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किस पे, एडिशन पे, ठीक है। तो इसको हम इन जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको, सो इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये होगा। अच्छा, जस्ट एक चीज, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसका आंसर आप कीजिए कि क्या ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। जस्ट यहाँ पे फन के लिए इसको बोलते हैं, इट इज ए फन क्वेश्चन। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा ये। जैसे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट, जैसे प्लस में फॉलो करता था, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, क्या हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी, लिखा जा सकता है क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं? तो आंसर है कि आंसर क्या है, क्या इसको सोच सकते हो आप लोग? हाँ, लेकिन एडिशन में होता है, एडिशन में होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर ऐसा आपके पास हो तो इसको हम ये लिखते हैं ए प्लस बी और ये होता है प्लस सी के, ये हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। एडिशन में फॉलो होता है, लेकिन क्या यहाँ पे फॉलो होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं फॉलो होगा, ये रॉन्ग है। सो व्हाई इट इज़ रॉन्ग, कोई बता सकता है मुझे कि रॉन्ग क्यों होगा? सो द आंसर इज, आप देख सकते हो, पहले जस्ट इसी को आप यहाँ पे है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको मुझे बताओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक जस्ट हिंट दे दूंगा मैं, जस्ट हिंट दे दूंगा, चलो हिंट दे दूंगा। मतलब ऐसा हुआ कि मेरे पास, अगर हमको पता है कि वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो दो टाइप का होता है, एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ऑफ कोर्स हम स्केलर वाला पढ़ रहे हैं, तो मतलब ऐसा हुआ कि ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन कहीं भी आपने ऐसा देखा हुआ है क्या कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 2 है, 2 डॉट ए वेक्टर कहीं लिखा हुआ, 2 डॉट ए वेक्टर, तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक इनवैलिड मल्टीप्लिकेशन है, ये इनवैलिड है, ये स्पेसिफाइड नहीं है, या मतलब ये डिफाइंड नहीं होता है, ये इनवैलिड है, ठीक है। मतलब किसी स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने अभी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट देखा, अब वेक्टर का मतलब ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है भाई, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है कि मतलब अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट आए, उसका जो मल्टीप्लिकेशन आए, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी एक्चुअली अगर वेक्टर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसका मान लेते हैं ए वेक्टर मेरे पास है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर के साथ में, तो ये जो भी क्वांटिटी आई वो वेक्टर आ गई। वेक्टर आ गई मतलब क्या, उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन हो जाएगा। तो उस केस में इसका जो ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन सिंबल दिया है, बेसिकली ये क्या होगा, एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये, कि ये जो है आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हुआ क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम एक सिंबलाइज करते हैं कि इसी सिंबल को हम क्रॉस सिंबल से देते हैं। सो इट इज़ बेसिकली ए क्रॉस बी, इसको लिखते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और उसका जो डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करने का क्या तरीका है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका है, इट इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन थीटा इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, और ये जो है आपका थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो ए बी साइन थीटा एक्चुअली ये एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, और यहाँ पे आपका डायरेक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक वेक्टर हुआ या नहीं हुआ। तो मैं वही बोल रहा था कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट इज बेसिकली दिस वन, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर है दिस, इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा? अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए आप कि B क्रॉस ए क्या होगा। तो B क्रॉस ए क्या होगा, तो ये भी इसको हम लिख सकते हैं बी ए साइन थीटा इंटू वॉट, इंटू ये भी डायरेक्शन होगा। इसको मैं मान लेता हूँ N1 डायरेक्शन, इसको मैं मान लेता हूँ N2 डायरेक्शन, N2 कैप। लेकिन ऑफकोर्स मुझे अभी पता नहीं है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A जो है वो दोनों सेम है या नहीं है। तो अब देखिए, तो चूंकि A क्रॉस B जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आई, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा भाई। तो हम ऐसा करेंगे कि A वेक्टर अगर इधर है और B वेक्टर हमारा इधर है, और इनके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, तो A वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। आप क्या करेंगे, देखिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को निकालना है। ए वेक्टर के डायरेक्शन में उंगली को लेके जाएंगे, बी की तरफ मोड़ देंगे तो अंगूठा जो होगा वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू दिस ब्लैक आई मीन व्हाइट बोर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट बोर्ड एंड अवे फ्रॉम दिस। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये जो सिंबल होता है वो परपेंडिकुलर टू दिस और अवे फ्रॉम दिस। सो दिस इज ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए बी के डायरेक्शन में हम उंगली को लेके जाएंगे और ए की तरफ धीरे धीरे मोड़ देंगे तो अंगूठा देखिए, अंगूठा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इनवर्ड। तो बी क्रॉस ए जो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं, लेकिन ओके इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए, ये ए बी साइन थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ए बी साइन थीटा है या बी ए साइन थीटा है। इट इज जस्ट ए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा वो इक्वल है। तो फर्क क्या हुआ, फर्क डायरेक्शन में हुआ। ए क्रॉस बी जो है वो आपका आउटवर्ड है और बी क्रॉस ए जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन है। और जब भी कभी भी क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हुए या नहीं हुए, तो आपका गेस क्या बोलता है कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट इक्वल। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट I mean if the two vectors are equal only if their magnitude as well as direction should be same. Okay, so this magnitude, of course the magnitude of these two vectors are equal but direction is not equal. One is along this direction, another is along this direction. तो इसको हम नहीं लिख सकते। लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करें कि ये इक्वल कब होगा, तो यहाँ पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का डायरेक्शन और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो हम क्या बी क्रॉस ए को हम इसमें अगर जस्ट माइनस साइन लगा दें, बी क्रॉस ए में जस्ट माइनस साइन लगा दें तो ये ए क्रॉस बी दे देगा या नहीं दे देगा। समझ में आ रहा है। अगर ए क्रॉस बी, अगर कोई भी वेक्टर अगर इधर है जस्ट माइनस साइन अगर हमने लगा दिया तो डायरेक्शन जस्ट फ्लिप हो जाता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं रहता है, राइट। तो केवल डायरेक्शन का फर्क था, उसे माइनस लगा करके हमने सेम डायरेक्शन में कर लिया। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे एक चीज़ इससे हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। तो जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, ये चीज़ हमारा हो गया। अब बात आ गई थी कि हमारी कम्यूटेटिव लॉ की। अब एक चीज़ होता है ए वेक्टर डॉट, क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी। सो ये होता है ए क्रॉस बी और ये होता है प्लस ए क्रॉस सी के बराबर होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ओवर दिस वेक्टर आई मीन वेक्टर एडिशन। मतलब यहाँ किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि जो हमारा क्रॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्लस पे किया है। तो ऑफ कोर्स दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेकिन उसको हम ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्रॉस ओवर दिस वेक्टर एडिशन। ओके, तो इस चीज़ को बोलते हैं। अब एक चीज़ बात करते हैं हम कि हमारा जो स्पेशल जो वेक्टर्स हैं, जैसे हमारा स्पेशल वेक्टर है आई, जे और के, जिसको हम बेसिस वेक्टर बोल रहे थे। ये जो है इसमें अगर हम बात करें कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस ए, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था कि आई क्रॉस आई क्या होगा और आई क्रॉस जे क्या होगा। तो आप देख सकते हो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई और ये हो जाएगा साइन 0 इंटू एन कैप, ऐसा होगा क्योंकि दोनों के वेक्टर के बीच में मतलब आई एक्स एक्सिस और आई एक्स एक्सिस इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा लिखना सही है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0? तो 0 लिखना सही नहीं है क्योंकि आपको n लिखना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन डायरेक्शन मतलब दिस इज ए नल वेक्टर एक्चुअली। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ ए नल वेक्टर। मतलब मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि कहीं भी आपका अगर ऐसा आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 तो ये चीज़ सही नहीं है लिखना। आपको ये जानना होगा कि ए क्रॉस बी 0 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये आपका वेक्टर है तो इसका प्रोडक्ट भी जो आएगा वो वेक्टर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने स्केलर फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब इसके ऊपर वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर आप इसमें जस्ट एक डायरेक्शन आप ऐड कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक नल वेक्टर होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि आई क्रॉस जे क्या होगा भाई। तो आई जे और ये हो जाएगा आपका साइन
यहाँ पे 90 डिग्री इंटू एन कैप होगा। आई और जे के बीच का जो एंगल होगा, आई इधर है जे इधर है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 की वैल्यू 1, और ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू एन कैप। लेकिन एन कैप ओरिजिनली किसको पॉइंट आउट करेगा, तो ये मान लेते हैं आई कैप, ये मान लेते हैं जे कैप, तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप को बेसिकली वाई या जेड एक्सिस को पॉइंट आउट करेगा, तो इसका मतलब के कैप को पॉइंट आउट करेगा। तो सिमिलरली जे क्रॉस आप कर सकते हैं, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, सिमिलरली के क्रॉस आई इज इक्वल टू हमारा जे होता है। इसका मतलब इसको याद रखने का क्या तरीका है, या अगर हम बात करें कि क्या जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, तो आपको पता है कि जे क्रॉस आई और आई क्रॉस जे इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जे क्रॉस आई जो है माइनस ऑफ आई क्रॉस जे के बराबर होता है। इसका मतलब आई क्रॉस जे के है, इसका मतलब माइनस ऑफ के बराबर होगा। सिमिलरली ये जो के क्रॉस जे होगा माइनस आई के, सिमिलरली आई क्रॉस के जो होगा वो माइनस जे के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब इसको याद रखने का क्या तरीका है कि जैसे आई है, जे है और यहाँ पे के है, आप इसको एक काम करें, जैसे ऐसा जस्ट क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते जाएं, आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर और के क्रॉस आई जे के बराबर, और जैसे ही आपने कुछ उल्टा पुल्टा किया वो माइनस साइन लगा देना है। ओके, समझ में आ रहा है ना यार। अब इसका हम कुछ रियल एग्जांपल देख लेते हैं कि कुछ क्या वेक्टर प्रोडक्ट का भी कोई रियल एग्जांपल होता है, तो आंसर इज यस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा आर क्रॉस एफ, इसको हम क्या बोलते हैं, वो टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क क्या होता है, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। ये क्या होता है, क्या है भाई, ये होता ये है कि जैसे वही दरवाज़ा खोलने के में जो फोर्स लगाया जाता है दरवाजे को खोलने के लिए, एक बेसिकली रोटेशनल फोर्स आप लगाते हैं, उसी को हम टॉर्क बोलते हैं, राइट। तो उसका एक्सप्रेशन हम हमेशा देते हैं ऐसा, ए क्रॉस बी टाइप का है कि नहीं, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद से जैसे एंगुलर मोमेंटम का हो गया, तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी हो गया। ठीक है, ये ऐसा टाइप का। फिर उसके बाद से आपका जैसे कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी कैसे, इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर, ऐसा करके हमारे पास कई एग्जांपल एक्चुअली ऐसे होते हैं। जस्ट मतलब ऐसा आपको एक फील मैं करा रहा हूँ कि बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि जब जस्ट हम ऐसी तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका हमारे पास एक रियल एग्जांपल्स है ऑलरेडी, कि जो रियल लाइफ में जो चीज़ें मतलब हो रही हैं उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट से कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इन कंपोनेंट फॉर्म मतलब ये क्या चीज़ होता है कि कोई भी वेक्टर मान लेते हैं आपको, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये दिया है। बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमारा दिया है। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। देखिए, ए क्रॉस बी निकालने के लिए एक जो कन्वेंशनल वाला फॉर्मूला है, इवन उसको भी आप लगा सकते हैं। जस्ट आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस, ये हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद से आप क्रॉस करेंगे तो बेसिकली क्या है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 9 कंपोनेंट आएंगे। तो पूरा जो 9 कंपोनेंट आएगा उसमें कोई ना कोई मतलब वो 3 कंपोनेंट सर्वाइव भी नहीं करेगा। जैसे आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे का जे के साथ और के का के के साथ, क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से क्या कंपोनेंट बचेगा, तो आई का जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जे है, तो इसको हम ये लिखेंगे ए एक्स बी वाई, और फिर उसके बाद से एक्चुअली ये जे और आई का होगा, तो हम अच्छा ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। तो ये होगा आई क्रॉस जे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कंपोनेंट सर्वाइव नहीं करेगा और बाकी 6 कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे। तो आई का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ जे और के के साथ, जे का आई और के साथ होगा, के का आई और जे के साथ होगा, तो ये 6 कंपोनेंट आ गए। अब इसमें से मैंने आई क्रॉस जे कॉमन किया। देखिए यहाँ पे आई क्रॉस जे है, यहाँ पे जे क्रॉस आई है, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये भी माइनस, तो माइनस ऑफ जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, या जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई क्रॉस जे, तो यहाँ माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स बी वाई और यहाँ पे ए वाई बी एक्स विद नेगेटिव साइन एंड दिस इज ए क्रॉस जे। तो सिमिलरली सारे के सारे को हमने ऐसा कर दिया, आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। ठीक है, तो यही हमारा हुआ कि ए क्रॉस बी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में। अब इसको एक तरीका और होता है इसको याद रखने का, या जनरली उसको हम लोग फॉलो करते हैं। वो क्या होता है कि जैसे ए वेक्टर हमारा दिया है ये, तो ए क्रॉस बी को आप कैसे लिखते हैं, मतलब एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है इसको, कि जैसे इसको हम ऐसा लिखते हैं आई जे और के,
और यहाँ पे जो होता है पहले जब ए क्रॉस बी लिखना है तो इट इज़ ए एक्स, इट इज़ ए वाई, इट इज़ ए जेड, और यहाँ पे जो है वो बी एक्स, यहाँ पे बी वाई, और यहाँ पे क्या है बी जेड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ आई इंटू ये क्या हो जाएगा, देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। समझ में आ रहा है? माइनस जे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे करके ऐसे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद से ये प्लस माइनस प्लस ऐसा करके हमारा जाता है, ठीक है। माइनस जे, फिर उसके बाद से मतलब ये हो जाएगा ये, और ए एक्स बी जेड, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स के बराबर होगा, और फिर उसके बाद से प्लस के, मतलब के वाला काट दिया हमने, ए एक्स बी वाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, जस्ट इससे हम जो ऊपर वाला हमने किया है और नीचे वाला क्या मैच करा लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली आई क्रॉस जे जो होगा वो किसके बराबर होगा। आई क्रॉस जे जो होता है आपको पता है, आई क्रॉस जे जो होता है वो हमारा के होता है, के कैप, यहाँ पे जे क्रॉस के दैट इज आई कैप, यहाँ पे के क्रॉस आई दैट इज जे कैप के बराबर होगा। अब आप देखिए ज़रा आई कैप का जो ये जो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो किसके बराबर है, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, इसका देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई दैट इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद से हमारा जे का जो कंपोनेंट है वो आप देखें तो जे का कंपोनेंट यहाँ देखें, एक्चुअली यहाँ प्लस है तो इसीलिए यहाँ माइनस है, तो माइनस को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जे का जस्ट कंपोनेंट आप देखिए तो माइनस ए एक्स बी जेड और प्लस ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। के कैप देखेंगे, अगर के कैप का क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ कि दैट इज़ करेक्ट। सो आप इससे करें या मतलब जो है उससे करें, दोनों से। तो इसके लिए जस्ट कैसे मैंने किया है कि यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, यहाँ पे आई आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद से ये आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद से देखिए ये प्लस माइनस से जाता रहता है, माइनस जे हो गया। फिर उसके बाद से इसको हम कट करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद से प्लस के, अब के को कट कर दिया, के का जो कॉलम के का रो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका ये बचा, यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक चीज़ यहाँ पे और एक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा वो क्या होगा, उसको हम कैसे बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसा होगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर है यहाँ पे और बी वेक्टर मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे है, और ये एंगल एक्चुअली ए क्रॉस बी के बीच का जो एंगल होता है वो होता है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक काम करें हम कि ए क्रॉस बी जो है, जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज़ ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। अब देखिए, इस बी से एक परपेंडिकुलर अगर हम लेंथ ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करें बी से, तो ये जो है इसका बी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, इट इज़ बी क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट की वैल्यू, मतलब ये तो आपका ए वेक्टर है, बी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, तो ये चूंकि एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज बेसिकली 90 माइनस थीटा। तो इस बी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, इट इज बी कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज बी साइन थीटा। तो ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो होगा बी साइन थीटा, राइट। ये जो होगा बी साइन थीटा, और नीचे वाला क्या है हमारा जो ए है वो है, और ऊपर वाला जो है वो क्या है, बी साइन थीटा है। अब एक चीज करेंगे, अब जरा सा इसका एरिया अगर हम बताएं तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, क्या होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस ए है और हाइट क्या है, बी साइन थीटा है। यानी कि ए बी साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी साइन थीटा हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिवाइडेड बाई 2। तो हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि द एरिया ऑफ these, जैसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आई मीन एरिया ऑफ द
हाफ ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, सो व्हाट अबाउट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अगर हम बात करें वो क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है नहीं यार? यानी कि हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज़ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, राइट? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि ए और बी से। लेकिन एक चीज़ और बात है कि इसी चीज़ को अगर हम एक काम करें कि इसको जो है जस्ट अगर हम इसको ऐसे अगर हम करें कि ये यहाँ से और इसको हम यहाँ से मिला दें तो इसका एरिया इसके एरिया के अगर बराबर हो तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसका वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा? ये भी हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एग्जैक्टली होगा, और ये भी हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ एक्चुअली ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेगा कि एरिया ऑफ जो हमारा पैरेललोग्राम होगा उसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर मेरा यहाँ है, दूसरा वेक्टर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ मेरे पास है, और जस्ट एक पैरेललोग्राम आप बना दो, इसका एक पैरेललोग्राम आप बना दो, तो इसी के एरिया के बराबर होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और ये कैसे? इससे जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल होगा उसका भी एरिया हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड। ओके, तो आइए उससे रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। जो हमारा ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम को मैंने यहाँ लिखा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस ए के, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे जो एक वेक्टर होगा इसमें ए है, ए की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। जैसे ही ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हुए इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो जस्ट ये हम जानते हैं कि ए डॉट बी अगर 0 हो जाए तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो आप जस्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 कर दो तो आई प्लस जे प्लस ए के, और ये हो जाएगा डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये होगा 0 के बराबर। जस्ट आप इसको रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस 3 प्लस 4a दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट इट इज 4a plus 5 is equal to 0. This implies a is equal to minus 5 by 4. So this is the answer of this. a dot b is equal to 0 होने से ये जो परपेंडिकुलर तब होंगे जब a की वैल्यू -5/4 आएगी। नाउ अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। तो हमको पता है कि अगर मान लेते हैं कि a वेक्टर मेरे पास है, यहाँ पे b वेक्टर मेरे पास है, इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो मैं बात करूँ कि a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में कैसे हम लिखते हैं, तो एक्चुअली a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में a cos थीटा ही होगा। तो a cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट a वेक्टर डॉट b कैप, राइट? ऐसा ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? a वेक्टर डॉट b कैप, है कि नहीं? हाँ, a वेक्टर डॉट b कैप। तो हम कैसा लिखते हैं कि a वेक्टर, ओके तो जस्ट ये हो गया कि a cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b कैप के बराबर आ गया। तो हमें क्या लिखना है? तो हमें क्या लिखना है? तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, यानी इस वेक्टर का अलोंग दिस डायरेक्शन जो वैल्यू आएगा, तो कंपोनेंट ऑफ दिस इज व्हाट? आंसर क्या होगा? ये होगा हमारे पास ये वेक्टर, इसका मतलब ये हो जाएगा 3i प्लस 4j। ये वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ ले लेंगे। एक्चुअली इसके यूनिट वेक्टर के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, तो यूनिट वेक्टर ऑलरेडी ये है, इसका मतलब ये जो होगा i डॉट आई, तो यहाँ पे 3 इंटू आई डॉट आई हो गया प्लस 4 इंटू जे डॉट आई, और आई जे डॉट आई एक्चुअली ये 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, आई डॉट आई 1 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इवन इसको मेरे ख्याल से इसमें इतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये जो है आपका क्या है? 3i प्लस 4j, मतलब अगर आप इसको बात करो तो यहाँ पे कहीं 3i प्लस 4j जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 3i इधर और 4j इधर। इसका मतलब इस वेक्टर, ये जो वेक्टर आएगा 3i प्लस 4j, इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, एक्चुअली x डायरेक्शन में ही कंपोनेंट है ना, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 ही आ रहा है। ओके, तो 3 इज द कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पे इसीलिए मैंने उसको क्या किया है, तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन मैंने इस तरीके से कर दिया। तो अगर इस तरीके से है तो आप क्या करेंगे? जस्ट हमारे पास ये जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए
ए कैप प्लस बी प्लस 2j कैप अलॉन्ग 2i प्लस 3j वेक्टर। तो ये जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा i प्लस 2j और ये हो जाएगा डॉट और इसका हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका 2i प्लस 3j, ये हुआ, ये हमारे पास वेक्टर है, इसका हमें मॉड लेना होगा तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो कितना मॉड हो जाएगा, इट इज़ 4 प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो जस्ट इसका मल्टीप्लाई आप कर दो तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ कि जो कि सर्वाइव करेगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 13। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि जो कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस डायरेक्शन इज दिस वन। अच्छा, जस्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इस कंपोनेंट को भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो कैसे करेंगे, तो यही जो वेक्टर है हमारा, मान लेते हैं इस वेक्टर की वैल्यू a है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसी कंपोनेंट को 8 बाई अंडर रूट 13 है, इसी को हम ऐसा लिख देंगे। तो a कैप मतलब इसी का यूनिट वैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि इफ़ आर वैक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, एफ इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, देन फाइंड टाउ। मतलब टॉर्क हमें निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है, इट इज जस्ट ए r क्रॉस f, मतलब जस्ट यही पूछ रहा है कि आप r क्रॉस f को निकालिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज r क्रॉस f, राइट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आप चाहे जिससे निकालिए, चाहे डायरेक्ट आप कर लो, चाहे वो डिटरमिनेंट मेथड से कर लो। तो मैं डिटरमिनेंट मेथड को एक बार और बता देता हूँ। तो इसको i हो जाएगा, यहाँ पे j हो जाएगा, यहाँ पे k ये लिखेंगे। और r वाला कितना है जरा सा देखिए, r का कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम ax ay az लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। और f का कितना है, इट इज़ 2 माइनस 3 और ये यहाँ पे हमारा 4 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक। तो i का ये कैंसिल करेंगे, क्या हमारे पास बचेगा, यहाँ पे i हो गया, यहाँ से करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस j, क्योंकि माइनस j, फिर j को कट करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा प्लस k, और जब k को हम कट करेंगे तब कितना हो जाएगा, करेंगे तो हमारा देश माइनस देश हो जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा कि 1 इंटू माइनस 3 दैट इज़ माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस 4, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, सो इट इज़ नथिंग बट तो 17i और ये कितना हो जाएगा 6 और यानी कि माइनस कितना हो गया ये 2, दैट इज़ 2j और ये कितना हो जाएगा माइनस 7k, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क की वैल्यू रही। तो टाउ इज इक्वल टू ये हमारा हुआ। मॉड टाउ अगर निकालना है इवन वो भी निकाल सकते हो आप, अंडर रूट 17 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस माइनस 7 स्क्वायर। ये जस्ट एक न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, जस्ट इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। ओके, तो आज मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने आज का जो वीडियो था उसमें डॉट प्रोडक्ट सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा, उसका कुछ रियल एग्जांपल सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम जो है स्पेशली हम प्रॉब्लम्स इस वेक्टर्स पे देखेंगे और जो कि प्रीवियस ईयर्स में जो प्रॉब्लम्स आया हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।